हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट हैं ना, उन्हीं के लिए वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो हिंदी के बारे में बात करेंगे, यानी गोधली भाग 2 है, उसी का चैप्टर 2 आता है 20 के दांत, और जिसके लेखक का नाम क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। यानी दूसरा चैप्टर जो है गोधली भाग 2 क्लास 10th हिंदी का है। दूसरा चैप्टर 20 के दांत है और जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और इसी चैप्टर्स जो है चैप्टर 2 है 20 के दांत, इसके सभी प्रश्न को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत बेहतर तरीका से समझेंगे। बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया हूं और इतना लाजवाब इसका आंसर है कि आपको बेहतर तरीका से बेहतरीन अंदाज में याद भी हो जाएगा। रटने का कोई झंझट नहीं है। इस वीडियोस को एक दो बार अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह प्रश्न आपको सदा के लिए याद हो जाएंगे। तो हम लोग सभी प्रश्नों को पूरा बारीकी से समझते चलेंगे। पहला नंबर प्रश्न क्या है, कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी जो 20 की दांत एक कहानी है ना, इसके शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करना है। भैया कहां तक यह चीज सही है ना, उसको स्पष्ट करना है। इसका मतलब यही होता है। इसके आंसर को हम लोग समझेंगे। क्या है, किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मूल भाव को द्योतक होता है। किसी कहानी का जो शीर्षक है, शीर्षक कहने का मतलब उसका चैप्टर्स का जो नाम होता है ना, उस कहानी का एक मूल अंश होता है, मूल भाव होता है। इस दृष्टिकोण से नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत कहानी उपयुक्त एवं सार्थक है। उस दृष्टि के हिसाब से बताया जा रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के द्वारा जो ये कहानी लिखा गया हुआ है 20 के दांत, वह क्या है, उसका उपयुक्त एवं सार्थक है। आगे कह रहा है, सांपों के दांत में 2 20 के दांत होते हैं। जो सांप होते हैं ना, आप लोग जानते होइएगा, जो सांप होते हैं उसमें 20 वाले कितने दांत होते हैं, 20 के 2 दांत होते हैं। यदि वह दांत टूट जाता है तो वह सांप विषहीन हो जाता है। यानी अगर किसी सांप के पास 2 दांत, जो 20 वाले दांत है, अगर किसी कारण बस वह दांत सांप को टूट जाता है तो वह क्या होता है, वह विषहीन हो जाता है। सेन साहब का खोखा सांप की तरह विषैला, उपयुक्त एवं सार्थक है। यानी बताया जा रहा है, लेखक कह रहे हैं कि सेन साहब का जो खोखा है वह सांप की तरह ही विषैला, उपयुक्त एवं सार्थक है। ऊपर के द्वारा जो बात है ना, उस पर वह पूरा एकदम खरा सोना उतरता है। कौन उतरता है, तो सेन साहब का जो खोखा है ना, उल्लेखवा से। फिर आगे कह रहा है, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। वो जो खोखा है ना सेन साहब का, वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। फिर कह रहा है यहाँ पे लेखक, क्या बात यहाँ पे बोल रहा है, देखिएगा, किसी पर भी रोब जमा देता है, किसी को भी पिटाई कर देता था, और सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का वह पुत्र मदन से मार खाया और पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार भी नहीं सका। यानी होता क्या है, जब वह एक बार मदन से एकदम मार खा जाता है खोखा ना, तो दोबारा उस गली में वह फुफकारता नहीं, यानी बोलता नहीं, मानो उसके 20 के दांत मदन ने ही तोड़ डाले हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि भैया मान लेते हैं कि उसके जो 20 के दांत है ना खोखा के, वो किसने तोड़ डाला, तो उसने, मदन ने उसके 20 के दांत को तोड़ डाला। अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण की जा रहे लिंग निर्धारित भेदभाव को अपने शब्दों में लिखिए। यानी होता है क्या है, ये सेन साहब के बारे में तो होता है, अक्सर यह गांव देहात में इस तरह की कंडीशन को देखा जाता है। होता है क्या, उस चीज को हम बारीकी से समझेंगे, जैसे कि इस प्रश्न के हिसाब से समझेंगे। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव यानी लड़का और लड़की में भेदभाव अभी भी उस समाज को में किया जा रहा है, जो एक घिनौना पाप है। भेदभाव किया जा रहा है। अपने शब्दों को इसमें वर्णन करना है, अपनी चीजों को इसमें प्रकट करना है। क्या है उसके बारे में समझिएगा। करें आंसर में क्या है, सेन साहब को 5 बेटी और 1 बेटा था। जो सेन साहब जी थे ना, उनके पास 5 पुत्री और 1 पुत्र थे। इसके परिवार में लिंग आधारित भेदभाव किए जाते हैं। जो सेन साहब थे ना, उसके परिवार में लिंग आधारित लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। घर में बेटियों के लिए अलग नियम बनाए गए थे। यानी सेन साहब की जो पुत्री है, बेटियां है, उनके लिए कुछ नियम अलग था, और वे ना खुलकर खेल सकते थे और नहीं हंस सकते थे। यही नियम था उसके। ये बहुत सख्त नियम था कि न खुलकर वो खेल सकते थे और ना आपस में वो हंस सकते थे। उसी परिवार में सेन साहब का लाडला, जिसको कासू है, वह लड़का, इसीलिए उसके लिए घर के नियमों के कायदे कानून अलग है। खोखा
किसी भी सामान को तोड़ सकता है या किसी भी आदमी पर हाथ छोड़ सकता है। जो खोखा था वो किसी सामान को तोड़ सकता है, किसी पर हाथ छोड़ सकता है। इसके लिए उसे डांट की बजाय क्या मिलता था, उसको प्यार मिलता था। उसको डांटा नहीं जाता था, उसको और प्यार, लाड प्यार दिया जाता था। किसके द्वारा? तो सेन साहब के द्वारा उसको लाड प्यार दिया जाता था। अगला प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? यह जो प्रश्न है ना, बहुत ही मृदुस्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, रेगुलर बेसिस पर पूछता है। यह वो एक साल बैक, एक साल अल्टरनेट करके यह प्रश्न को पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ज्यादा इंडिकेट करेंगे आप लोग। इस प्रश्न को जरूर से जरूर लिखकर याद कर लेंगे। चलिए इसका आंसर को हम समझते हैं। क्या है? खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा तो पहला बात क्या है, वो अपने जीवन के नियमों का वह अपवाद था। क्यों अपवाद था उसके बारे में समझिएगा। क्योंकि उसका अभिभाव का मतलब होता है जन्म। क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब सेन साहब को बेटे की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी थी। यानी सेन साहब, यानी जो खोखा का जन्म कब हुआ? जब सेन साहब को पुत्र होने की, यानी बेटे होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। इसी प्रकार वह घर के नियमों के अपवाद था। तब उसका जन्म हुआ था, इसी कारण वह घर के नियमों के अपवाद था। घर में वह किसी वस्तु को तोड़ सकता था अथवा किसी व्यक्ति पर भी हाथ छोड़ सकता था। लेकिन घर में इस अपराध के लिए उससे कोई दंड के बजाय प्यार मिलता था। यानी उसको इस तरह की हरकत करने पर उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसको दंड के बदले क्या मिलता था? प्यार मिलता था। इसलिए जो खोखा है ना, अपने नियमों यानी जन्म के नियमों के भी वह अपवाद था। अगला प्रश्न आता है 4 नंबर। क्या है? सेन दंपति खोखा में कौन सी भावनाएं देखते थे और उन भावनाओं के लिए उन्होंने उसको कैसे शिक्षा तय की? यानी जो सेन साहब है अपने बेटे के बारे में कैसी भावना देखते थे और उस भावना में कैसे शिक्षा वो अपने बेटे को दिया करते थे, उस चीज को यहाँ पे समझेंगे हम लोग। क्या है इसका आंसर? सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। जो सेन दंपति जो थे ना, वो खोखा में इंजीनियर बनने की सपना देखते थे, संभावना देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उसे ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। यानी उस संभावनाओं के लिए उसको जो ट्रेनिंग है ना खोखा को, उसी तरह से उसका ट्रेनिंग दिया जाता था। सेन परिवार में खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए बचपन से ही कारखाने में बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर, यानी उसके जो पिताजी थे सेन साहब, वो जानते थे कि हमारे बेटा को इंजीनियर बनने की संभावना है, तो शुरू से ठोक पीट का काम अभी भी सिखाने लगते। तो वही कारण है इसमें, सेन परिवार खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए बचपन से ही कारखाने में जो बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर 1-2 घंटे ठोक पीट करना सिखा रहे थे। यानी उसमें जो बढ़ई और मिस्त्री है ना, उसको बोलते थे कि 1 घंटा कि हमारे बेटे के साथ ठोक पीट करो, उसको कुछ सिखा दो ठोक पीट करने का, क्योंकि उसको तो बनना क्या है, तो इंजीनियर बनना है। फिर आगे इसमें बात क्या कर रहा है? ताकि बच्चे की उंगलियां अभी 2 औजारों से वाकिफ हो जाएगी। यानी वाह, कह रहे हैं कि जो बच्चे है उसकी जो उंगलियां है ना, अभी ही औजार से वाकिफ हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी औजार से, और वह इस चीज को समझ पाएगा। वही कह रहा है तथा आगे चलकर यह एक बड़ा इंजीनियर बने। यानी बता रहे हैं कि आगे चलकर यह एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। फिर अगला नंबर आता है 6 नंबर प्रश्न। क्या है? सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? यानी कहा है कि जो सेन साहब है उसके मित्र है, उसके साथ उसकी कैसी वार्ता हुई, किस तरह की बातचीत हुई, और उसमें जो पत्रकार महोदय उनके मित्र थे उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। इसका आंसर को समझेंगे। सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ मित्रगण, उनके साथ एक पत्रकार मित्र भी मौजूद थे। सेन साहब के जो मित्रगण थे उसके साथ एक पत्रकार जो मित्रगण थे उन्हीं के साथ वह मौजूद थे। सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या पढ़ेगा। सेन साहब ने तो बिना पूछे ही अपने खोखा को इंजीनियर बनने की बात कर डाली। यानी उसमें कुछ होता है ना, लुबुर लुबुर बोलने वाला आदमी, वही था यह सेन साहब। बड़ा गंदा किस्म के आदमी था। तो वही होता है क्या कि आदमी अपने परिवार के बारे में बातचीत करते रहता, तो उसमें कुछ बोलता है कि हाँ हमारे परिवार में इस तरह से हो रहा है, मेरा यह काम है वह काम है। तो उसी तरह से कौन थे? तो सेन साहब थे, उसी प्रकृति के थे। वो बिना पूछे, उनसे कोई चीज़ पूछा नहीं गया, वो बिना पूछे हुए बोल रहे हैं कि हाँ अपने खोखा को इंजीनियर बनने की बात वह कर डालते हैं। जब पत्रकार मित्र से पूछा गया, उनके एक मित्र थे पत्रकार, जो पत्रकार है आप जानते हैं कि किस तरह से होते हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यानी कह रहा है कि वो एक जेंटलमैन बन सके और जो काम वह करे जिससे उसको पूरी आज़ादी मिल सके।
फिर अगला नंबर 7 नंबर प्रश्न आता है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। यानी कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के जो विवाद हुआ था ना, उसके बारे में कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। इसका आंसर है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है, इस दोनों के जो बीच की जो वार्ता है विवाद के कारण वो बताना क्या चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की जैसे संगत होती है उसकी मनोवृत्ति भी वैसी होती है। यानी कहा जाता है कि जैसे संगत वैसे रंगत। वही बात यह कह रहा है कि जिस मनुष्य की, जिस व्यक्ति की जैसी संगत होती है उसकी मनोवृत्ति वैसी ही हो जाती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता था। जो ड्राइवर है वह सेन साहब का नमक खाता था, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नजरअंदाज कर देता था। क्योंकि वो उसका नमक खाता था तो उसी को बुराई क्यों कर सके, कैसे बुराई करे, वही कर रहा है। परंतु वही कोई दूसरा बच्चा यानी मदन यदि गाड़ी छू भी देता तो ड्राइवर उसे धकेल देता था और उस पर गलत आरोप लगा देता है। फिर अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या आता है, कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत लाजवाब इसका आंसर मैंने आपको दिया है। क्या है आंसर, कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण मात्र क्या है तो बाल हट था, यानी एक बचपना था। ठीक है, यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं तो कासू के मदन को ही लट्टू नचाने का अधिकार नहीं है। यह बात होता रहता है, लेकिन कासू रोब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता था। जो कासू यानी जिसका नाम निकनेम खोखा है, वह मदन को रोब दिखाकर उसका लट्टू नचाना चाहता था, जो मदन के विचार से गलत था। ये बात तो सही, भाई गलत है, तुम मेरा सामान नहीं दोगे तो मैं अपना सामान कैसे दूंगा तुम्हारे खेलने के लिए। वही चीज यहाँ पे चल रहा था। फिर मदन के प्रतिशोध की भावना ने झगड़ा का रूप ले लिया। उसकी जो प्रतिशोध की जो भावना थी ना मदन की, वह क्या ले लेता है, एक झगड़े का रूप ले लेता है। क्या कहता है, इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार दर्शाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना होती है। यह बताना चाहता है कहानीकार इस चैप्टर्स के माध्यम से कि बच्चे में भी प्रतिशोध की भावना होती है, वह भी जानता है क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। बच्चों में यह भी ज्ञान नहीं होता है कि कोई बच्चा बड़े बाप का है या छोटे बाप का है। बच्चे में कभी ज्ञान नहीं होता है। बच्चे सबको एक समान समझते हैं। यही नहीं जानता है वो कितना धनी है, मैं कितना गरीब हूं। यही मैं छोटे यानी गरीब बाप का बेटा हूं, जो बच्चों का स्वाभाविक ज्ञान है। यह बात सत्य है और यह बात होनी चाहिए। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 9 नंबर, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, क्यों जीतते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई होता है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। जीतते क्यों हैं, क्योंकि जब अपना भाई, जब अपनी बिरादरी यानी अपना जब झोपड़ी वाले ही झोपड़ी वाले को विरोध करने लगे तो वहां पे झोपड़ी वाला हार जाता है, महल वाला जीत जाता है। यही इस क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि इस कहानी का उदाहरण देकर एक समझाइए, स्पष्ट कीजिए। इसके आंसर को हम समझेंगे क्या है। महल और झोपड़ी वाले में अक्सर लड़ाई, अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की। ठीक है, परिमाणतः कासू यानी महल वाला है, महल वाला हारता है, नहीं की। यदि मदन के मित्र बालक कासू की मदद करता तो कासू ही जीतता। प्रायः देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज करते हैं, परिमाणतः झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। यही इस तरह से है। फिर 10 नंबर, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी प्रकार से, इस चैप्टर के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही प्रश्न को अच्छी प्रकार से आप लोग लिख लेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को समझते हैं। चूंकि सेन साहब ने गिरधर की बेवजह नौकरी से निकालकर घर खाली करने का आदेश दे दिया। जो सेन साहब थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो अपने जो नौकर जो गिरधर है उसको साफ साफ कह दिया था कि तो भाई मेरी नौकरी से अब निकल जाओ, घर खाली कर दो। आदेश उसको मिल गया था। गिरधर के साथ अन्याय हुआ था। यह बात तो सही है कि भैया गिरधर के साथ अन्याय हुआ था। गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए। यानी जब गलती कासू करता है तो दंड उसी को मिलना चाहिए। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया उसका दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। ठीक है, गिरधर सेन साहब को दंडित कर रहा था। जो गिरधर है वह सेन साहब को क्या कर रहा था, दंडित कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, कर सकता था लेकिन वह ऐसा नहीं किया। चूंकि मदन ने कासू को पीटकर उचित किया, यह बात सही है।
इसलिए वो अपने बेटे को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना जाहिर करता है। फिर अगला जो प्रश्न 11 नंबर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यह प्रश्न से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कह रहा है कि सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र आपको चित्रण करना है। उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति को आपको यहाँ पे दर्शाना है, दिखाना है किस तरह से उसके स्वभाव और किस तरह से उसकी प्रकृति है। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग समझते चलेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि सेन साहब के बारे में समझते हैं। संभावना को सहेजने वाले हैं। जो सेन साहब है, संभावना को सहेजने वाले, इसलिए अपने पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना देखते हैं। ठीक है, उनकी पुत्रियां सभी सुशील और फायदे से काम करने वाली है, परंतु शिक्षा दीक्षा की चर्चा कभी नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि सेन साहब बेटा बेटी में भेदभाव मानते हैं तो उचित नहीं है। सेन साहब को धन का अहंकार है, इसलिए वे निर्दोष गिरधर को नौकरी से निकाल देता है। फिर अगला आता है मदन। मदन के बारे में बताइए। मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालकों की तरह उसमें भी मानसिकता है। ये बात तो सही है, गरीब बाप का जो बच्चा है वह सभी की तरह बालकों में उसकी मानसिकता कुछ बहुत अजीब है। इसलिए तो न आज सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्यतः बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना जगती है, इसलिए वह सेन साहब के खोखा को पीटने की कोशिश करता है। फिर आता है कासू का। यहाँ कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। सेन साहब के दुलार में उसको बिगड़ जाता है। सेन साहब के दुलार में वह बिगड़ जाता है। पिता की तरह उसमें भी अहम का भाव पनप जाता है, इसलिए वह लट्टू नचाने के लिए रोब में से मांगता है। वह नटखट भी है, जिसके कारण उसे तोड़फोड़ में अधिक मन लगता है। उसमें स्वाभिमानी भी है, इसीलिए तो मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर वह उलझ पड़ता है। फिर आता है यहाँ पे लास्ट नंबर, गिरधर जी के बारे में बताना है। गिरधर का चरित्र चित्रण करना है। गिरधर एक मध्यवर्गीय तथा ईमानदार और वफादार कर्मचारी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है। गिरधर उचित जानते हुए भी मदन की पिटाई कर देता है। वह एक सफल गृहस्थ जीवन का पालन करता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में भी वह नहीं घबराता है। सेन साहब द्वारा नौकरी को निकाले जाने पर भी वह बेटे को सीने से लगा लेता है। यहाँ पे आपकी जो चैप्टर्स है ना, ये सेकंड वाला जो चैप्टर्स है, सेकंड चैप्टर के सभी प्रश्न को हम यहाँ पे बहुत बारीकी से समझा दिए, आपको बहुत बेहतर तरीका से समझा दिए, और इसका आंसर भी बहुत सटीक और एवं आसान भाषा में लिखा गया है, जो आपके लिए बेहतर और कारगर साबित है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न को सभी को आप लोग लिखकर याद करेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा है, एक बार, अब वीडियो तो खत्म हो चुका है, लास्ट में एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसमें कोई सुझाव हो, वो सुझाव को भी हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए, जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट है जो आपके लिए बेहतर लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।